Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is composition of atmosphere. It is a topic of class 7th. What is atmosphere? It is an envelope of gases which surrounds the earth. Its presence makes the earth unique planet. Some gases in earth to help plants and animals to survive. Atmosphere is relatively thin layer as compared to size of earth. Its upper limit is estimated to be at high about 10,000 km above mean sea level. As we move outward, become thinner and lighter. तो जो एटमॉस्फेयर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, ये एटमॉस्फेयर जो है वो एक गैसेस का पूरी तरह से इन्वेलप यानी कि पूरी तरह से लेयर टाइप का है जो कि पूरे अर्थ के ऊपर सराउंडेड है। और वो हमारे अर्थ को एटमॉस्फेयर की वजह से हमारा अर्थ जो है यूनिक प्लैनेट बन पाया है। कुछ गैसेस जो है वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को सर्वाइव करने में। एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतला लेयर है अर्थ के लेयर्स के कंपेयर में। और इट जो इस अपर लिमिट है इसकी वो 10,000 किलोमीटर है सी लेवल से। और बता रहे हैं कि जो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते रहते हैं ना, वैसे वैसे वो पतला और हल्का होता जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। What is composition? The Earth atmosphere is mainly formed of various colorless, odorless and tasteless gases. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे कलरलेस, odorless और tasteless gases हैं। It contains nitrogen and oxygen are two main gases which given in larger quantities 78% and 21% respectively. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, 78% और 21% है। Water vapor and dust particles are generally present in lower part of our atmosphere. Their amount of percentage are vary from time to time and place to place. जो वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स हैं वो तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे प्लेस चेंज होती रहती है, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग वो डिफ़र करता है। तो फिर अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो व्हाट इज़ नाइट्रोजन? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू नॉन रिएक्टिव विथ एयर nature. Mainly it is required for plants and for their nourishment and growth. However, plants do not absorb it directly from atmosphere. They receive it through bacteria present in soil. As we know, they are responsible for changing nitrogen gas in soil. यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और जो हमारे प्लांट्स हैं ना वो नाइट्रोजन लेते हैं। और हमको पता है कि प्लांट्स नाइट्रोजन लेंगे तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, और फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे तभी वो ऑक्सीजन दे पाएंगे। तो फिर नाइट्रोजन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है। प्लांट्स कभी भी नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से नहीं लेती है, वो हमेशा सॉइल से लेते हैं, और सॉइल से भी वो बैक्टीरिया के थ्रू लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन। इट इज़ एन अनदर इम्पॉर्टेंट गैस ऑफ आवर टेम्परेचर। इट रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग एनिमल्स। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन आर मेंटेन्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंबशन बाय ह्यूमन बींग। तो ऑक्सीजन जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट गैस है हमारे टेम्परेचर में, और जो हमारे वो ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि लिविंग बींग्स जो हैं और ख़ास करके लिविंग बींग्स और एनिमल्स सब ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस करती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और ऑक्सीजन जो है वो कंबशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कंबशन मीन्स फ्लेम करना, जलाना कोई, जैसे अगर हम खाना पकाते हैं तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम ऐसे आग जलाते हैं तो फिर उसके लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो फिर ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। So our next gas is carbon dioxide. Plants need for this for photosynthesis and prepare food. तो जैसे कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और कुछ प्लांट्स ये भी होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या नाम, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो फिर वो तो कुछ ही होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
Due to its ability to absorb heat and carbon dioxide is largely responsible for greenhouse effect on Earth, leading to global warming. तो यहाँ पे साफ साफ से बताया जा रहा है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हमारी इंक्रीज़ हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अच्छा नहीं है, हमारे ग्रीन हाउस पे इफेक्ट पड़ रहा है। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस का मतलब होता है अर्थ। That's why nowadays carbon dioxide is increasing and not good. We should grow more crops and grow more and more crops. So we know कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे? हम पौधे उगाएंगे। वही ये बता रहे हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिस चीज़ के लिए चैप्टर बेस्ड है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। एक बार आप ये डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम आपको बाद में समझ में आएगा, जब ये पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगी, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ, तो फिर आपको ये डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एटमॉस्फेयर जो है वो कंप्राइज है बहुत सारे लेयर से, जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बेस्ड है। तो फिर एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बेस्ड है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जो कि लोएस्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर का, जिसमें हम रहते हैं, और ये कंटेन करता है हमारे वेदर, क्लाउड, रेन, स्नो। और इस पार्ट में एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है वो मतलब क्या है कि कोल्डर होता है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस जाते जाते हैं अर्थ, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर की जो से लेयर जो होते हैं वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, वैसे वैसे उसकी टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है। तो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6.5 किलोमीटर तक ये रहता है, और इसकी एक्चुअल चेंज जो है टेम्परेचर की वो हाइट के साथ चेंज होती ही रहती है। और बता रहे हैं कि वाटर वेपर्स यहाँ पे होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, तो फिर ट्रोपोस्फेयर में अगर हम रहते हैं तो फिर वो लोएस्ट पार्ट भी है, और तो और ट्रोपोस्फेयर जो है उसमें रेन, क्लाउड, स्नो सब कुछ होता है, जो कि हम देखते हैं। अगर वाटर वेपर्स नहीं होंगे तो फिर रेन कैसे होगी? और ये सबसे जो ट्रोपोस्फेयर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। लोएस्ट पोल जो है ट्रोपोस्फेयर का अबाउट 7 to 10 किलोमीटर अबव है अर्थ सरफेस से, और जो हाईएस्ट है वो 8 to 18 किलोमीटर है नियर इक्वेटर, अर्थ सरफेस के जो इक्वेटर है उसके पास। सो सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, दिस एक्सटेंड्स अपवर्ड द ट्रोपोपॉज। अब जो ट्रोपोपॉज हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वो जो अपवर्ड लेयर है, तो फिर इस ट्रोपोपॉज के ऊपर है ये स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और ये जो है 50 किलोमीटर तक है, और ये कंटेन करता है ओजोन लेयर को, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज है हमारे ऊपर जो सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन छोड़ती है वो हमको प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर जो है, अब आगे लिखा हुआ है कि ओजोन लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है ड्यू टू कार्बन फ्लोरोकार्बन CFCs, तो फिर उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन अब कि नाउ डेज जो है हम लोग कार्बन फ्लोरोकार्बन्स को बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उम्मीद है कि कार्बन फ्लोरोकार्बन्स कम हो जाएगा, तो फिर ओजोन लेयर भी डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगी। बट ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो है, तो फिर इसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पे बस एक लाइन और एक्स्ट्रा, टेम्परेचर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में हाईएस्ट है समर पोल के, और लोएस्ट ओवर विंटर पोल। मेसोस्फेयर, तो मेसोस्फेयर जो वो रीजन है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, और जो मेसोस्फेयर का अपर वाला रीजन है उसको मेसोस्फेयर के मतलब जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाला लेयर है। मेसोस्फेयर कहाँ का है? मेसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाला लेयर है, जिसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं। अब जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता रहता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जब हम मेसोपोज पे जाते हैं, यानी कि मेसोस्फेयर के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे। तो फिर जो ये कोल्डेस्ट लेयर है सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा, डिक्रीज़ यानी कि ठंडा होता जाएगा, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा। तो मीटोराइट्स जो हैं वो जब अचानक से गिर जाते हैं, तो फिर आउटर स्पेस से जब मीटोराइट्स गिर जाते हैं तो फिर हमारे जो अर्थ के ऊपर एंटर करने वाले होते हैं, तो इस लेयर में आते आते वो ठंडे हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे अर्थ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेसोस्फेयर जो है वो ब्राइट कलर लाइट कंटेन करता है, कॉल है जिसको हम अरोरा कहते हैं। और मेसोस्फेयर जो 50 to 80 किलोमीटर जो है एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फेयर।
तो जो ये लेयर है वो एग्जिस्ट करती है मेसोस्फेयर के ऊपर, जो कि स्ट्रेच है 80 किलोमीटर से लेके 450 किलोमीटर तक। लोअर पार्ट जो है उसको जो थर्मोस्फेयर का जो लोएस्ट पार्ट है वो उसको हम आयनोस्फेयर कहते हैं, जिसमें आयोन गैस के मॉलिक्यूल्स फिल हैं। ये लेयर जो है हमको हेल्प करती है कम्युनिकेट करने में। इसमें से लो फ्रिक्वेंसी से रेडियो वेव्स निकलते हैं जो कि अर्थ से रिफ्लेक्ट होते हैं और जिसकी वजह से हम बात कर पाते हैं फ़ोन पे। तो फिर सैटेलाइट्स वगैरह जो है ज़्यादातर इस वाले लेयर में सेंड होते हैं। टेम्परेचर जो है यहाँ का 1500 डिग्री सेल्सियस है। और जो हमारी लास्ट लेयर है वो है एग्जोस्फेयर। तो जो ये है अपर मोस्ट लेयर है हमारी पूरी एटमॉस्फेयर का, इसको हम एग्जोस्फेयर कहते हैं। ये जो है थोड़ी बहुत मर्ज है आउटर स्पेस से, और इसमें क्या है कि बहुत ही कम डेंसिटी होती है, बहुत ही कम घनत्व है, बहुत ही और ये बहुत ज़्यादा लाइट गैसेस कंटेन करता है जैसे कि हाइड्रोजन, हेलियम, और ये रिच करता है 4500 डिग्री सेल्सियस and may extend up to 10,000 किलोमीटर। स्टार्टिंग लिमिट्स इज़ 450 किलोमीटर। तो जैसे कि हमें पता है कि थर्मोस्फेयर जो है वो 1500 मतलब 450 किलोमीटर तक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में। तो फिर वही है कि 450 किलोमीटर से स्टार्ट करता है और एक्सटेंड करता है 1000 किलोमीटर तक। दीज आर दी किलोमीटर्स ऑफ ऑल दी लेयर। सो एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का जो कि एक्सटेंड करता है 8 to 18 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर का जो कि एक्सटेंड करता है 50 किलोमीटर तक। और जो मेसोस्फेयर वो थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर का जो कि एक्सटेंड करता है 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक। थर्मोस्फेयर जो है वो फोर्थ लेयर है और वो 80 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक। और जो एग्जोस्फेयर है वो 450 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। So thanks for watching it. Like, share.